हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक की स्टार्टिंग करने वाले हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 रहने वाला है। चैप्टर नंबर 12 जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उससे पहले चैप्टर नंबर 11 जिसमें आपने स्पेशल पर्पस बुक, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक पढ़ा, वो मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। उस कैश बुक की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। एनालिटिकल पैटी कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, लेजर वाले वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है। जर्नल की बहुत सारी वीडियोस अलग अलग टेक्निक से कैसे बनाते हैं, इजी से इजी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सब अपलोड हो चुका है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अपलोड हो चुका है। अकाउंटिंग इक्वेशन अपलोड हो चुका है। अकाउंट की थियरी अपलोड हो चुकी है। तो बच्चों में ऑलमोस्ट आपका 13 चैप्टर तक का सारा टॉपिक जो आपके लिए जरूरत का है और आपके लिए बहुत यूजफुल है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम हो आपके सिलेबस में तो आता ही आता है। टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। इस नाम को अभी 2 मिनट बाद समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी खासियत बता देता हूं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। हम आज इस टॉपिक को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ में आप ही की टीएस ग्रेवाल इसी के अंदर से 2-3 क्वेश्चन भी उठाएंगे अपने आज की क्लास में, और उन 2-3 क्वेश्चन को भी डील करके देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये छोटे से काम आज हमको करने हैं। चलिए, तो बिना समय खराब किए अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, समझते हैं क्या मतलब है। देखो बच्चों, होता क्या है, एक होता है बिजनेस जो कि अपनी अकाउंटिंग एक्टिविटी कर रहा होता है। तो बिजनेस अलग अलग एक्टिविटीज करता है, लेकिन बिजनेस क्या करता है ना, बहुत सारी कैश बुक में, आप कैश बुक में बैंक कॉलम वाली आप याद करो, 2 कॉलम कैश बुक बनानी सीखी है ना, नहीं सीखी तो प्लीज देख लो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 कॉलम कैश बुक में आप एक कैश का कॉलम बनाते हो और एक बैंक का कॉलम बनाते हो। तो बैंक का मतलब क्या है, अच्छा मैं आपको दिख के दिखाता हूं। आप सीबी मतलब कैश बुक बनाते हो, वो भी कौन से कॉलम वाली, 2 कॉलम। तो याद करो, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड में 2 कॉलम बनते थे ना, एक कैश वाला कॉलम और एक बैंक वाला कॉलम। और इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम बनाते थे, एक कैश वाला कॉलम और एक बैंक वाला कॉलम। तो बात ये आती है कि ये जो बैंक वाला कॉलम है इसका क्या मतलब था। तो आपको कैश बुक में समझाया था कि बच्चों आप बिजनेस हो, आपका अकाउंटेंट जो भी आप बैंक में पैसा डालते हो और बैंक से निकालते हो वो सब ट्रांजैक्शन अपने पास रिकॉर्ड करता है। तो बिजनेस बनाता है कैश बुक, बड़ा बड़ा लिख दो, बिजनेस बनाता है कैश बुक। ठीक है, ओके। और बच्चों आपको एक और चीज समझनी होगी, आप ही की सारी चीजों की रिकॉर्डिंग बैंक भी अपने पास कर रहा होता है और बैंक अपने पास बनाता है पासबुक। तो सर अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस बनाएगा कैश बुक जो कि ऑलरेडी बना चुका है इतनी बार, और बैंक इन्हीं ट्रांजैक्शन को जो हम कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे होंगे उसको बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होगा पासबुक में। तो आंसर इज यस। हाँ बच्चों, ऐसे ही होता है। इसके बाद क्या होता है, कहानी इसके बाद शुरू होती है। जब 1 महीना पूरा हो जाता है, आफ्टर 1 मंथ, आपने अपनी कैश बुक में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, बैंक ने पासबुक में, आप इन दोनों को मैच कराने जाते हो। आप अपनी पासबुक वहां पे कैश बुक, आप अपनी कैश बुक को उठाते हो और जाते हो बैंक के पास और बैंक से कहते हो, बैंक हमारी कैश बुक को मैच करा दो जरा पासबुक से। तो बैंक आपको आपकी पासबुक की मतलब आपके अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल कर दे देता है और आप उसे मैच करना शुरू करते हो। तो मान लो पासबुक का टोटल दिखा रहा था 1 लाख रुपीज और आपके पास का टोटल आ रहा था 1,05,000 रुपीज। आप कहते हो ये क्या हुआ है, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, हमारे पास 1 लाख रुपए हैं अकाउंट में जबकि हमें तो लग रहा है हमारे अकाउंट में 1,05,000 रुपीज होने चाहिए। तो बच्चों ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आ जाता है, इसी डिफरेंस को रिकंसाइल करते हो आप। डिफरेंस को क्या करते हो, रिकंसाइल मतलब रेक्टिफाई करते हो कि आपकी बैलेंस और उनके बैलेंस में कैसे डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को कैसे हटाया जाए, खत्म किया जाए, रिकंसाइल किया जाए। उसी के लिए आप एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसको बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोल दिया मैंने, आप समझ पाए कि बच्चों कैश बुक और पासबुक के बैलेंस
जब मैच नहीं हो पाते तो इन्हीं दोनों को मैच कराने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बोला जाता है। ओके, अब बात आती है कि सर ऐसा कैसे हो गया कि आपकी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही, क्या कारण है इसके पीछे का, रीजन बता दो एक बार। मैंने कहा ठीक है बच्चों, रीजन पे डिस्कशन होगा अब टोटल आने वाले 4 मिनट 3 मिनट में रीजन पे ही बात करूंगा। बच्चों मेरी कैश बुक, बड़े दुख की बात है कि मेरी कैश बुक मेरे ही पासबुक जो मेरे लिए बैंक बना रहा है उससे मैच नहीं हो रही, बड़ी दुख की बात है ये। अब कहोगे इतनी शकल तो ऐसी हो रही है जैसे खुशी हो रही हो, बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा। कारण हो सकते हैं 3। सर ऐसे भी होता है, मैंने कहा हाँ। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई हो जो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर ली हो लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं की हो। जैसे बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर दिया करना, बैंक ने कर दिया, आपको याद ही नहीं रहा क्योंकि आपने तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी, बैंक थोड़ी भूलेगा, आप भूल गए। या किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, बैंक तो रिकॉर्ड कर लेगा तुरंत जैसे अमाउंट डिपॉजिट हुआ, आप भूल गए। और भी बहुत सारी, बैंक कुछ चार्ज लगा लेता है, बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल देता है, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसको बैंक तो रिकॉर्ड कर देता है लेकिन आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। ओके सर ठीक है, हो सकता है। और क्या हो सकता है? मैंने कहा बच्चों दूसरा मैं बोल सकता हूं एरर्स। एरर्स का मतलब आपने या बैंक ने काउंटिंग करते वक्त, रिकॉर्डिंग करते वक्त कभी कुछ अमाउंट गलत लिख दिया हो, जीरो इधर उधर कर दिया हो, कुछ भी गलती हो सकती है। एरर तो एरर है, एरर की वजह से तो ऑब्वियसली मैच ही नहीं होगा ये तो, अगर एरर हो गई। ठीक है सर। और एक और होता है टाइम गैप। क्या होता है? टाइम गैप। सर ये क्या है टाइम गैप? मतलब ये कुछ ऐसे समझो कि आपने, एग्जाम्पल से समझो, 29 फरवरी का दिन था, आप एक चेक को बैंक के पास लेके गए और वहां पे आपने उस चेक को डिपॉजिट कर दिया। अब बच्चों 29 फरवरी को जैसे तुमने चेक डाला, तुम भाग के गए अपने बिजनेस में और तुमने जाकर डिपॉजिट इनटू बैंक के नाम से, मतलब जिससे भी चेक मिला होगा उसका नाम लिखा और बैंक में पैसा बढ़ा दिया। आप याद करो, मैं आपसे कहता हूं चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या एंट्री पास करोगे आप? सर कैश बुक में हमने डेबिट साइड में बैंक में पैसा बढ़ाया होगा, इनफ्लो इन बैंक दिखाया होगा। लेकिन क्या चेक जिस दिन डालते हो क्या उसी दिन क्लियर हो जाता है? नहीं होता ना सर, 1-2 दिन का समय लगता है। अब बताओ 29 फरवरी के अगले दिन तो 1 मार्च है, मतलब मंथ तो एंड हो गया था 29 फेब को। 29 फेब की शाम को ही आप अपनी कैश बुक पासबुक को मैच कराने पहुंच गए हो, तो गैप आएगा, टाइम की वजह से नहीं आएगा। हाँ बैंक कहेगा बाउंस नहीं हुआ लेकिन इसका टाइम भी तो नहीं हुआ। ओके, तो ये बात है। मैंने कहा हाँ बच्चों यही बात है। तो इस वजह से ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी कैश बुक पासबुक मैच ना हो रही हो, और इसी को मैच कराने का काम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं। कैसे करोगे सर? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो वही वाली बात है कि कैश बुक और पासबुक को कैसे मैच कराओगे? तो इन्हीं हाथों से मैच कराएंगे और तन मन धन से कराएंगे। देखो जी, पहले समझो फॉर्मेट। फॉर्मेट से पहले भी एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगली स्लाइड पे फिर फॉर्मेट बनवाऊंगा। एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो आपकी कैश बुक होती है और जो आपकी पासबुक होती है, इनके दो दो बैलेंसेस होते हैं। मतलब सर मैंने कहा कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप कैश बुक बना रहे हो लेकिन बैंक वाले कॉलम की बात कर रहे हो, और बैंक कभी कभी आपको ओवरड्राफ्ट भी दे देता है, तो आपके पास पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है बैंक में और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। तो वही चीज यहां पे भी होती है। पासबुक का भी डेबिट बैलेंस, पासबुक डेबिट बैलेंस भी शो कर सकती है और पासबुक क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकती है, दोनों ही बातें हैं। अब इसके लिए नाम दे दो। कैश बुक का डेबिट मतलब कैश बुक तुम बना रहे हो, तुम्हारी एसेट का नेचर डेबिट का होता है, मतलब तुम्हारे कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब तुम्हारा फेवरेबल बैलेंस है ये। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिखा दिख जाए कि कैश बुक शोज
अनफेवरेबल बैलेंस, तो समझ जाना बच्चों कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। और कभी कभी क्वेश्चन कहते हैं कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये अनफेवरेबल बैलेंस है। आप इसको ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो। अगर तुम्हारी कैश बुक में क्रेडिट साइड है पैसा, तो मतलब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपके पास। ठीक है, अब कैश बुक का उल्टा क्या होता है? पासबुक। मतलब हमारा डेबिट, बैंक के लिए क्या होता है? क्रेडिट। क्योंकि हमने अगर बैंक को पैसे दिए तो हमारी तो एसेट, हमने तो एसेट मान के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, लेकिन बैंक के लिए क्या हो जाएगी? वो लाइबिलिटी, क्योंकि आपका पैसा बैंक के ऊपर उधार है। तो आपका डेबिट कैश बुक का, पासबुक का क्या होता है? वो क्रेडिट। ओके, मतलब पासबुक में क्रेडिट साइड पैसा है तो वो फेवरेबल माना जाएगा। ओके ओके, तो इसलिए जब जब हम अकाउंट में पैसा डालते हैं तो आपके फोन पे जो मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब हमने बैंक के ऊपर और उधार चढ़ा दिया। ओ माय गॉड, देख के क्रेडिट वाला मैसेज अच्छा तो लगता था, लेकिन क्रेडिट होने के पीछे एक्चुअल में रीजन ये था कि हमारे अकाउंट में पैसा डलना मतलब बैंक की लाइबिलिटी। और वो मैसेज अगर हमें बैंक भेजता है तो बैंक ये बताना चाहता है कि तुमने हमारे ऊपर और कर्जा चढ़ा दिया है। बस इतनी सी बात है। तो सर डेबिट बैलेंस मतलब बैंक का कर्जा उतर रहा है, डेबिट कर रहा है, बैंक काट रहा है आपका पैसा, तो ये आपके लिए अनफेवरेबल होगा। आप इसको ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में जब डेबिट क्रेडिट लिखा मिलेगा तो समझ लेना प्यारे बच्चों कि कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट का मतलब अनफेवरेबल वगैरह कैसे लिखा जाना है, डेबिट साइड कौन सी होती है और क्रेडिट साइड कौन सी होती है। अब मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ BRS। चलो पूरा नाम लिख देते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ऐसे सबसे पहले आप हेडिंग लिखा करोगे, उसके बाद आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया करेंगे, टेढ़ी लाइन ड्रॉ किया करेंगे। उसके बाद आप फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम तो सीधी कर देंगे इसको। अरे सीधी हो जा, ठीक है, बहुत ज्यादा टेढ़ी हो गई है तो हाँ जी, फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके सीधा हो जाएगा ये। फिर उसके बाद एक लाइन और ऐसे ड्रॉ किया करेंगे इसके पैरेलल। फिर यहां पे बनाएंगे कॉलम ऐसे और ऐसे। क्या बना दिया सर ये? मैंने कहा बच्चों कुछ नहीं, ये आपके मतलब की चीज बनाई है। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर बनाओ मत बनाओ मर्जी है। फिर आप देखो बहुत ध्यान से आप लिखना प्लस आइटम। आइटम मतलब जो चीजें लिखने वाले हैं, प्लस आइटम। और फिर लिखना माइनस आइटम। तो प्लस आइटम, माइनस आइटम, पर्टिकुलर, हर बार जब भी BRS का क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मेट बनाया करेंगे। कितना बढ़िया फॉर्मेट लग रहा है ना? चलो अब इसमें चीजों को फिल करना स्टार्ट करेंगे कि सर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो कैसे। तो ये प्लस वाली साइड है और ये माइनस वाली साइड है। समझ गए आप लोग? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन करके देखें एक। ठीक है, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सर एक क्वेश्चन निकाल लो जिससे क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा आइडिया लग पाएगा। मैंने कहा लो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। प्रिपेयर बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। मैंने कहा रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट आया तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चलो यहां भी फॉर्मेट बना लेंगे, हमें तो क्या दिक्कत है। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके 2 कॉलम बनाएंगे। ओके, फिर सर इसके ऊपर लिख लेंगे, शॉर्ट में मत लिखना प्यारे बच्चों, पहले पर्टिकुलर्स, अच्छा ऊपर भी तो लिखना है। लो, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, स्पेलिंग लिख देना देख के यहां से, ये लिखी। फिर पर्टिकुलर्स के बाद प्लस आइटम माइनस आइटम, अकाउंटिंग आइटम्स की बात चल रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है सर? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो आप भी। सर एज इट इज, मैंने कहा हाँ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
बताओ बेटा, कैसा लग रहा है देख के? फेवरेबल लग रहा है ना? डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, मतलब हमारा ही पैसा है। क्रेडिट होता कैश बुक में तो ओवरड्राफ्ट मानते, तो सर प्लस में है पैसा, इसका मतलब 15,000 रुपीज प्लस में लिख दो। इतना आसान है बच्चों, इससे भी आसान है। ये तो पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा हार्ड लग सकता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का तुम्हें झंझट लगेगा, लेकिन ये इससे भी आसान है। देखो कैसे कहते हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। सर क्या है मतलब? मैंने कहा लिख लो ना बस, नॉट क्लियर्ड। अब सुनो बात को, आपने बैंक में चेक, ये रीजन लिखे हैं आपका पासबुक का और कैश बुक का बैलेंस डिफर क्यों आ रहा है, ये रीजन है कि भाई साहब इन 3 कारणों की वजह से आ रहा है। पहला कारण यह था कि आपने चेक जमा किया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। अब आपने जमा किया, जब आपने चेक कैश बुक और पासबुक को, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है, मैं बैंक कैश बुक में पैसा जमा, चेक जमा करके आया, चेक डिपॉजिट टू बैंक। मैंने जैसे ही बैंक में 1,000 रुपए का चेक लगाया होगा, मैंने अपने पास आते के साथ ही तुरंत कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा। आप कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा। मैंने, ठीक है बच्चों, मैं लिख के समझा दूंगा, तुम कैसी छोटी बात कर रहे हो, तुम्हें जान मांग लो तुम। कैश बुक, पासबुक, मैं 1,000 रुपए का चेक मैंने बैंक में डाला, बैंक में डलते ही बैंक में पैसे नहीं आएंगे बच्चों, चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है। मैंने चेक बैंक में जमा किया, मैं खुशी खुशी वापस आया और मैंने आके अपनी कैश बुक में 1,000 रुपए लिख दिए, 1,000 रुपीज प्लस कर दिए। अब जब मेरी मैचिंग चल रही है कैश बुक पासबुक की, तो पता चलता है कि चेक जो जमा किया था वो तो क्लियर ही नहीं हुआ। बताओ, अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या मेरी पासबुक में 1 भी रुपया आया? नहीं। मैंने क्यों लिख रखा है? जब अकाउंट में ही पैसे नहीं आए, बाद में आएंगे, तो इस महीने तो आए नहीं, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। बच्चों माइनस कर दो। ओ माय गॉड सर, जो पैसा आज तक हम ऐड करते आ रहे थे, ऐसा भी होता है उसको हटाना पड़ जाए? हाँ, जब आपकी कैश बुक पासबुक मैच ना हो तो हटाना पड़ेगा। हमने कहा हम तो पासबुक के बराबर करेंगे कैश बुक को, क्योंकि इन्होंने तो गलती की नहीं है, हमने गलती कर रखी है, पहले ही चढ़ा के बैठ गए अमाउंट को रिकॉर्ड करके, तो हमने कहा माइनस कर दो। और बताओ, माइनस वाला आइटम माइनस की तरफ लिखा जाता है, 1,000 रुपीज। वेरी वेरी गुड। अगले पॉइंट पे आते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। अच्छा सर, मतलब क्या है? चेक इशू का मतलब अपनी चेकबुक में से चेक फाड़ना, उस पे अमाउंट भरना और दे देना, लो रामू हमारे अकाउंट से पैसा ले लेना, जाओ हमारे अकाउंट से पैसा ले लो, बैंक से जाओ ले लो पैसा। इसको बोलते हैं चेक इशू करना। जैसे ही आपने किसी को चेक दिया, क्या आपने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा? क्योंकि आपको लगा होगा ये सामने वाला बंदा अकाउंट में जाके पैसा ले लेगा, चेक क्लियर हो जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, मैं तो चेक इशू करते ही चेक पेड मैं माइनस कर दूंगा अपनी कैश बुक में से। पता चलता है रामू उसको जेब में लगा के घूम रहा है, गया ही नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, रामू ने चेक क्लियर ही नहीं कराया। अगर क्लियर नहीं कराया तो क्या बैंक ने मेरे अकाउंट से 1 भी रुपया काटा? आंसर इज नो। आपने क्यों काटा? जब मैच कराओगे तो यही तो सवाल आएगा। जब चेक पहुंचा ही नहीं, अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं, तो आपने इशू करते ही क्यों माइनस कर दिया? सर कैसे बराबर करें? जो माइनस किया था उसे वापस से प्लस कर दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। वेरी वेरी गुड। और लास्ट में लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट दिया। बच्चों बैंक इंटरेस्ट देता है तो क्या करता है? सर बैंक इंटरेस्ट देता है तो इंटरेस्ट देता है? नहीं बच्चों, बैंक इंटरेस्ट देता है तो आपके अकाउंट में प्लस कर देता है, पैसा डाल देता है। ऐसे थोड़ी होता है कि बैंक मैनेजर आपके घर आया और 200 का नोट हिलाते हुए अपना इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट ले लो, ऐसे नहीं होता। बैंक अगर आपको इंटरेस्ट पे करता है तो बैंक आपके अकाउंट में आराम से वो पैसा क्रेडिट कर देता है। तो इसका मतलब आपके अकाउंट में कितने रुपए आ गए होंगे? 200। तो अगर आपके अकाउंट में 200 आ गए तो आप जब कैश बुक पासबुक को मैच कर रहे होगे तब आपको पता चलेगा, ओहो हमारे अकाउंट में तो अमाउंट आ गया था, हमें तो पता ही नहीं चला। अब जब आपको पता चलेगा तो आप भी ये 200 रुपीज अपने पास क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। तो आप इस 200 को कहां रिकॉर्ड करेंगे?
प्लस आइटम में, तो हमने प्लस आइटम में इसको रिकॉर्ड कर दिया। आओ बच्चों टोटल करवाओ जरा इसका। सर अब टोटल क्या मतलब? मैंने कहा जरा वही टोटलिंग तो अपनी अकाउंटिंग में हमेशा एक ही तरीके से होती है, पहले प्लस वाली साइड का टोटल करो या फिर पहले माइनस वाले का देखो, जिधर का टोटल ज्यादा लगे पहले उधर का टोटल कर लो। सर टोटल तो प्लस वाले साइड का ज्यादा तो इधर का कर लो। 5 और 1 6, 16,700, 16,700, उसमें से 1,000 रुपये कम करोगे तो 15,700 रुपये इधर लिखना पड़ेगा। अब हो गया दोनों तरफ बैलेंस। अगर आपने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा तो आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कैश बुक पासबुक वाला टाइप से क्वेश्चन बीआरएस का आ जाता है तो उसको किस तरीके से फॉर्मेट बना के सोल्व करना है। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, हम अच्छे अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सब आपके सामने लेकर प्रेजेंट होंगे। ये आपके सामने एक ओवरव्यू था कंसेप्ट का कि किस तरीके से ये कंसेप्ट वर्क करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको कमेंट करना है, साथ में आपको अप्रिशिएट करना है तो आप सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो और कमेंट में लिख दो कि अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसी बहुत सारी तारीफें करते रहो आप, अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।